चैप्टर था उसका नाम था यंत्र, यंत्र वाला। उसके बाद यंत्र के बाद है शस्त्र, शस्त्र के बारे में जानना है। टोटल जो शस्त्र भी आएगा वो आप अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है शस्त्र अपचारणी अध्याय। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें को भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। जैसे 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट था वैसे ही 8वां चैप्टर। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जिसको बात करना होगा अपना अनम्यूट करके कर लीजिएगा, लेकिन अभी म्यूट कर लीजिए जिसकी भी माइक चल रही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है शस्त्र अपचारणी अध्याय। अब यहाँ से शस्त्र अपचारणी अध्याय का व्याकरण करेंगे, जैसा जैसा आप लोगों ने को मैंने बताया था कि भगवान धन्वंतरी सुश्रुत के लिए कह रहे हैं ये सब बातें। फिर शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ देखिए शस्त्र 20 प्रकार के होते हैं। और अंजलि सॉरी आरती ये बताइए शस्त्र क्रम कितने प्रकार के होते हैं? सर क्या? शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं? शस्त्र 20 प्रकार के है ना, तो शस्त्र क्रम थे ना, भूल गए आप? जी सर। शस्त्र क्या था? छेदन भेदन लेखन कितने प्रकार के हैं? चरक 6 और वाग्भट 8। जी हाँ, ठीक है। 8 प्रकार के और चरक में 6 प्रकार के। तो शस्त्र कर्म 8 प्रकार के हैं, और टोटल जो शस्त्र है कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे देखिए शस्त्र हैं जो 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 का नाम ये लिखा है, मंडल अगर कर पत्र वृद्धि पत्र कैसा क्या है ये सब लिखा हुआ आपको याद नहीं रखना। 20 के नाम अभी आगे आएगा तो सब याद हो जाएगा। तो शस्त्र 20 प्रकार के होते हैं, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। और शस्त्र क्रम यहीं पे लिख लीजिएगा बगल में 8, क्योंकि 8 मतलब जो सुश्रुत ने 8 बताया है और चरक ने 6 बताया है। चरक ने क्या क्या नहीं माना है? तो ऐषण ऐसे कुछ ऐषण और ऐसरण, अनाहरण। ऐशन और ऐसण आहरण। और आहारण। आहरण, आहरण पकड़ के खींचने वाला, ठीक है। तो टोटल शस्त्र कितने हो गए? शस्त्र हो गए 20 प्रकार के। अब यहाँ पे ना जितने भी शस्त्र है ना उसके काम दिए गए हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा, जैसे 20 में इसका काम क्या है, जैसे शस्त्र है तो शस्त्र का काम शस्त्र क्रम के लिए होगा। तो शस्त्र क्रम क्या क्या है? वही है, छेदन है, भेदन है, लेखन है, यही सब है। तो सब जो ये शस्त्र है उसके अलग अलग काम है। तो यहाँ पे क्या है? मंडल अग्र और कर पत्र। तो इसका काम क्या है? छेदन और लेखन में। तो मैंने तो इसको याद किया था मक छेले। तो ऐसे याद रखा, मक छेले लिख लीजिएगा। जैसे मंडल अग्र और कर पत्र किसके लिए? छेले का मतलब छेदन और लेखन के लिए। मक छेले मैंने याद किया था वहां पे। जैसे मक छेले याद रखिएगा तो इसे याद होगा, म से मंडल अग्र आ सकता है, क से करपत आ सकता है, और छेले मतलब छेदन और लेखन। तो जो दो यंत्र है हमारे मंडल अग्र और करपत, इसका जो काम कहाँ है? वो छेदन और लेखन के लिए है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 शस्त्र के नाम है। वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार। तो वृद्धि पत्र 1, नख शस्त्र 2, मुद्रिका 3, उत्पल पत्र 4 और अर्धधार 5। ये 5 यंत्र है। इसका काम क्या है? छेभे। तो मैंने तो इसको याद किया था, जैसे मक छेले याद किया था, मैंने याद किया था क्योंकि मैंने इसको इंग्लिश में याद कर लिया था। वी वी से मतलब वृद्धि पत्र, एन से नख शस्त्र, VNMUA, और मैंने बगल में लिख लिया था छेभे मतलब छेदन और भेदन में। तो वी से वृद्धि पत्र, एन से नक्षस्त्र, एम से मुद्रिका, यू से उत्पल पत्र और ए से अर्धधार। इसका काम क्या है? छेभे मतलब छेदन और भेदन के लिए। तो छेदन के लिए भी क्या क्या यूज हो गया? छेदन के लिए मंडल अगर भी है और कत्र भी परपत्र भी है। और साथ साथ इसके बाद जो ये पांचों VNMU है, वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पर पत्र और अद्रदार। तो इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम? छेदन और भेदन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ क्या है? उसके बाद आगे देखते क्या है। तो अभी तक कितना हो गया? 2 ये और 5 ये, 7 शस्त्र के बारे में बता दिया है। फिर क्या है? फिर है सूची। सूची सूची के बाद फिर क्या है? कुशपत्र। ये देखिए पहला है, ये सूची है। फिर क्या है? कुशपत्र है। फिर आटी मुख है, शारीरिक मुख है, फिर शारीरिक मुख है, फिर अंतर्मुख है, त्रिकुर्चक है। इसका काम क्या है? विश्रावण के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कितना यंत्र है? यहाँ पे 6 है। पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। तो इसमें 6 में 3 मुख वाला है, जैसे क्या है? आटिमुख, शारीरिक मुख और अंतर्मुख। तो जो जो मुख 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 वाला है, और उसके बाद 3 मुख वाला है ना, तो उसी तरह त्रि आ गया यहाँ पे। तो 4 तो इसे जैसे 3 मुख वाला है ना, तो त्रिकुर्चक भी इसी में आ गया है। तो आप 4 यंत्र इसमें ऐसे याद कर लीजिए। जैसे तीन तीन मुख वाला और त्रि करके, त्रि मतलब त्रिकुर्चक। तो 4 हम मैंने तो ऐसे हिंड याद किया था मुख वाले, जिसका काम है विश्रावण के लिए। और बाकी 2 ऐसे याद कर लीजिए, सूची और कुशपत्र। तो 6 हो गए टोटल। तो इन 6 का काम क्या है? विश्रावण के लिए। सूची,
कुशपत्र, अटिमुख, शारीरिमुख और अंतर्मुख और त्रिकुर्चा, ये तीन मुख वाले हो गए ना, तीन मुख से याद रखिएगा, तीन मुख। तो तीन का मतलब त्रिकुर्चर और मुख का मतलब यही सब, आठिमुख, शारीरिमुख और अंतर्मुख। और दो ये बस याद कर लीजिए, सूची, कुशपत्र। इसका काम क्या है? विश्रावन के लिए। तो अपने टोटल कितना हो गया? 2 + 5 + 6 हो गया ना, 6 × 5 = 11। तो 13 यंत्रों शस्त्रों के बारे में बता दे गया। अब क्या है? कुठारिका, व्रीहिमुख। तो एक मुख वाला यहाँ भी आ गया, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा और वेतस्पत्र। तो यहाँ पे चार हैं। इनका काम क्या है? वेधन और सूची। मतलब सूची का मतलब क्या होता है? सूचरिंग करने के लिए जो होता है। C1। C1 इंजेक्शन। देखिए, सूची कर्म यहाँ पे ये सूची जो है, ये सूची एक वो यहाँ पे यंत्र है, शस्त्र है, ये प्रोसीजर नहीं है। तो ये कुबरी आवे, मैं इसको बताना कंफ्यूज हो जाए, बता रहा हूँ मैं। ये जो कुठारिका है, व्रीहि मुख है, आरा है और वेतस है, इसका काम क्या है? वेदन के लिए। वेदन के लिए चार के साथ साथ एक और यहाँ पे भी है, सूची। तो सूची का काम क्या क्या है? सूची का काम विश्रावण भी है और सूची का काम क्या है? वेदन भी है। सूची क्या है? यहाँ पे शस्त्र है। क्योंकि हमने भी जो भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये शस्त्र क्रम है, छेदन, भेदन, लेखन। तो ये सूची आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यंत्र का नाम है ना, शस्त्र का नाम है, यहाँ पे आप देखिएगा सूची। सूची क्या है? 60 मत। इसका दो दो काम है, वेदन भी है, विश्रावन की है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था? चार का तो ऐसे ही याद कर लिया था, कुव्री आवे, मतलब कु से कुठारी का, व्री से व्रीहिमुख, आ से आरा, कुव्री आवे। तो इसका मेन काम क्या है? वेदन के लिए, कुव्री आवे, कुव्री आवे। आप जैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन मैं जैसे याद किया मैं वैसे बता रहा हूँ। कुव्री, आ से आरा और वे मतलब वेतस्पत। इसका मेन यूज कहाँ पे है? वेदन में। फिर आगे क्या है? बडिस और दंत दंत शंकु। बडिस और दंत शंकु, इसका यूज कहाँ पे? आहरण के लिए। बडिस और दंत शंकु कहाँ पे? आहरण के लिए। फिर क्या है? एशन का काम क्या है? एशन का काम एशन में है और अनुलोमन के लिए। एशन एक यहाँ पे आ गया है, एशन का काम एशन और अनुलोमन। और सूची का काम क्या है? सीवन। तो सूची का तीन काम आया है। सूची का काम यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा, सूची करके। सूची जो सुई की तरह है, उसका काम क्या क्या है? एक विश्रावन है, एक वेधन है और एक सीवन है। ठीक है। इति अष्टविधे कर्माणि उपयोग शस्त्राणाम व्याख्यात। मतलब इस प्रकार से 8 प्रकार के जो शस्त्र कर्म है, इन 20 प्रकार के जो शस्त्र है उनसे किए जाएंगे। तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। मक छेले मतलब मंडलक, करपत्र, छेदन और लेखन के लिए। फिर VNMUA मतलब वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधात, इसका काम क्या है? छेदन और भेदन के लिए। फिर नेक्स्ट 6 आया, सूची, कुशपत्र, अटिमुख, शारीरिमुख, अंतर्मुख और त्रिकुर्चक। ये 6 जो शस्त्र है, उसका मेन काम क्या है? विश्रामण के लिए। और कुव्री आवे, कुव्री आवे मतलब कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस और इसके साथ एक यहाँ पे छुपा हुआ सूची। ये जो पांच है, ये चार, ये पांच है, लेकिन तो इसका काम क्या है? वेदन के लिए। बडिस और दंत शंकु, इसका काम है आहरण के लिए। एशनी का काम है एशन और अनुलोमन के लिए। सूची का काम है सीवन के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो 20 प्रकार के शस्त्र कर्म है, वो 8 प्रकार के 20 प्रकार के जो शस्त्र है, वो 8 प्रकार के शस्त्र क्रम को कर रहे हैं। सूची क्या है? सूची 3 जगह है। सूची का यूज हम विश्रावन के लिए भी कर सकते हैं, वेदन के लिए भी कर सकते हैं और सीवन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। एशनी वाला एशन तो याद रहेगा, अनुलोमन थोड़ा सा भूल जाइएगा। सूची 3 जगह आया हुआ है, ये याद रखिएगा। बाकी जो जैसे मैक छेले VNMU 2 4 बार देखिएगा तो याद रह जाएगा। फिर कुबरी आवे, सूची वाला बस यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए कर दिया क्योंकि ना ये छूट जाता है यहाँ से, इसलिए मैंने सूची का बोल अलग से लिख लीजिए कि सूची का 3 जगह यूज हुआ है, विश्रावण, वेदन और सीवन। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, कोई शस्त्र का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका क्या यूज है, मतलब क्या कौन से शस्त्र कर्म में यूज है। मान लिया आपसे पूछेगा बड़ी इसका क्या है, तो आपको ये होना चाहिए कि आहरण काम में होता है। तो फिर सूची वाला रिपीट कर दीजिए। सूची अलग से लिख लीजिएगा, सूची को अलग से लिख के और इसके 3 काम लिखिएगा। एक पहले विश्रावण लिखिएगा, फिर दूसरा वेदन लिखिएगा, वेदन, विश्रावण, वेदन और क्या लिखिएगा? सीवन। लिख लिया आरती? यस सर, बिल्कुल। और तीसरा लिखिएगा सीवन।
सर ये आपने जैसे इसमें 20 प्रकार के शस्त्र बताए हैं, हाँ तो सर ये शस्त्र भी तो एक तरह से सर यंत्र के अंतर्गत ही लगभग हो गए सर, क्योंकि यंत्र का जो परिभाषा है वो मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को और निकलने वाले उपकरणों को यंत्र कहते हैं। तो सर शस्त्र और यंत्र में मतलब ये जो शस्त्र हुए वो जो कम जटिल होते हैं, कम उनका, ये यंत्र में थोड़ा सा उनका ये सर क्या अंतर हुआ सर वैसे यंत्र और शस्त्र में? वैसे मतलब इसका नहीं है लेकिन फिर भी सर। देखिए, यंत्र क्या है, यंत्र के बारे में पहले अगर आप लोग जो जो शरीर में शल्य फंसे हुए हैं, मान लीजिए कोई आगे शल्य फंस गया है, मान लो किसी को कुछ चुभ गया है, तो शल्य के बारे में क्या किया गया, जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करे वो शल्य है, और उसको निकालने के लिए कुछ यूज करे वो यंत्र है। और ये क्या है, शस्त्र क्या है, एक प्रोसीजर बेस्ड है। मान लीजिए किसी को घाव हो गया है, किसी को कुछ जैसे ग्रंथि हो गया, तो उसको निकल एक ये एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर नहीं है, वो बस निकालने, वो एक तो ये जो प्रोसीजर जैसे छेदन लेखन, इसको निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, वो जैसे मंडल वगैरह करपत्र, ये एक शस्त्र है। ऑलमोस्ट दोनों चीज सेम ही है एक ही। अगर आप शारीर स्थान के बाद नेक्स्ट चैप्टर खोलिएगा, शारीर स्थान के बाद जो फोटो, शारीर स्थान के बाद इन्होंने फोटो डाला है, ठीक है। यंत्र और शस्त्र को इन्होंने कहीं बताया नहीं कि यंत्र किसको कहेंगे, शस्त्र किसको कहेंगे, दोनों का काम वही है। लेकिन यंत्र आपको बस याद रखना कि हाँ यंत्र ये है और शस्त्र ये है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि यंत्र को अलग क्यों बोला है, शस्त्र को क्यों अलग बोला है। आप सही कह रहे हैं कि सर एक ही चीज है ना, दोनों दोनों का काम तो एक ही काम करना है, मतलब मतलब प्रोसीजर ही करना है। लेकिन ये ऐसा कहीं डिफिनेशन नहीं आया कि शस्त्र शस्त्र क्यों अलग मान लिया है, यंत्र क्यों अलग मान लिया है। तो शस्त्र अलग मान, शस्त्र कर्म के लिए शस्त्र कुछ क्या बोलते हैं वो यूज कर रहे हैं। आप उसमें मत उलझिए, मैं वही कहूंगा। ठीक 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 है। ठीक है। सर यंत्र को हम लोग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं ना, और शस्त्र को शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में। वैसा ही कह सकते हैं, जैसे जैसे जख्म हो गया तो उसमें आप क्या चीरा लगाइएगा, तो उसके लिए कैसा शस्त्र। और शस्त्र। यंत्र जैसे किसी व्रण को देखना है, उसमें से पस पड़ा उसको निकालना है। तो ये आरती जी, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा डिफिनेशन कहीं नहीं आया है। प्रोसीजर जो भी होता है सर वो तो शस्त्र के माध्यम से ही होगा, लेकिन यंत्र के माध्यम से कोई प्रोसीजर करने के लिए कहाँ यंत्र बताया आपके गया पास है? आप यंत्र को आप हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे व्रण उड़न देखना है, कुछ देखना है, शल्य में वो पस भरा हुआ है, उसको निकालना है, तो उसमें है। बाकी अब शस्त्र क्या प्रोसीजर करना है। हम्म। अरे आपसे नहीं पूछेगा, आप जो जितना पढ़ाया जाए आप उसको बस याद रखिए, मेरे लिए वही काफी है, ठीक है। इतना अभी उलझिए नहीं, अभी बीएमएस नहीं चला, उलझिएगा तो फिर आप फिर डीपली चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बताया, आपका मेन काम क्या है, ये जो 20 शस्त्र है और 20 शस्त्र के क्या क्या कर्म है वो याद रखिए, यही याद कर लीजिए, आपका पेपर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, ये हम अब आगे देखेंगे। जो भी शस्त्र है उसको पकड़ने के लिए ना अलग अलग जगह से बोला गया है। इसका कोई क्या है ना, डायग्राम नहीं है, फोटो नहीं है, क्या वृंत होता है, क्या फल होता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बस थोड़ा एक एक हिंट लाइन याद कर लीजिएगा सबका, ताकि पेपर में डायरेक्टली ना श्लोक आ जाता है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा कि अच्छा इसके बारे में ऐसा आया था, ताकि अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि शस्त्र आपने व्रीहिमुख कोई शस्त्र आपने देखा नहीं होगा। जो हम देखते हैं वो मॉडर्न वाले शस्त्र देखते हैं, इनके अनुसार हमने शस्त्र देखा नहीं है। ले कंपेयर कर देते हैं, किसी का फोर्सेप्स से, किसी का स्कैल्पल से, लेकिन वो जो इन्होंने बताया ऐसा फोटो तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि शस्त्र कर्म के लिए जो शस्त्र है उसको कहाँ से कैसे पकड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या, अब इन शस्त्र को कम करते समय हाथ में धारण करने की विधि कहते हैं, क्योंकि शस्त्र कम करना है तो कैसे पकड़ेंगे ये भी जरूरी है। उनमें से वृद्धि पत्र शस्त्र को वृंत और फल के संयुक्त स्थान में पकड़ना चाहिए। तो आप इसमें बस याद रखिए, वृद्धि पत्र कहाँ पे, वृंत फल साधारण भागे, ऐसे याद कीजिएगा। वी से वृद्धि, वृ से, अब वृंत तो बहुत जगह आएगा, ऐसे याद ना करिएगा। वृद्धि पत्र को वृंत फल बस याद रखिए, वृद्धि पत्र वृंत फल, वृद्धि पत्र वृंत फल, मतलब जहां पे ये, अब वृंत क्या होता है, वृंत का फल क्या होता है, ये सब याद हम नहीं आपको इमेजिन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमने खुद नहीं देखा है। आप बस ऐसे याद करिए, वृद्धि पद को वृंत फल साधारण भाग पे पकड़ना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, हिंदी देखते हैं, वृद्धि पद शस्त्र को वृंत और फल के संयोग स्थान पे पकड़ना चाहिए, एवं अन्य सर्व प्रकार के भेदक शस्त्रों को भी इसी तरह पकड़े। तो जो भी भेदन करने के लिए जो शस्त्र है उनको भी वृंत और, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे जो भेदन करना है,
तो भेदन कर्म करने के लिए जो शस्त्र है उसको कहाँ पकड़ना चाहिए, तो वृंत और फल के संयोग स्थान पे पकड़ना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ वृद्धि पत्र। फिर दूसरा क्या है, वृद्धि पत्र तथा मंडलागर। देखिए वृद्धि पत्र यहाँ भी आया है। अगर आपको देखना है वृद्धि पत्र क्या है, तो आप अपने बुक का ना सारी स्थान खोलिएगा। सारी स्थान के बाद जहां सारी स्थान खत्म हो रहा है वहां पे ना उन्होंने बहुत सारे शस्त्र का फोटो डाला है, अपने दिमाग के अनुसार डाला है। सारी स्थान के लास्ट में आप आराम से जब सारी स्थान के लास्ट में, सॉरी सारी स्थान के लास्ट में नहीं, कहीं तो है बुक में मेंशन है, निदान के लास्ट में कहीं तो मेंशन है, हाँ। निदान जो निदान का चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद सारी स्थान स्टार्ट होने से पहले आपको फोटो सारे दिख जाएंगे। वृद्धि पंथ कैसा होता है, यंत्र कैसा होता है, मुद्रिका कैसा है, नक्श शस्त्र कैसा है, सब वहां पे फोटो बना हुआ है। वहां पे देख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई आपसे फिगर डाल के कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमको यही देखना है कि क्या यहाँ पे आया है। वृद्धि पद को कहाँ पकड़ना है, वृंत और फल के संयोग संयोग स्थान पे, और साथ साथ जो भी वेदक शास्त्र है उसको भी ऐसे ही पकड़ना है। दूसरा क्या कह रहा है, वृद्धि पद तथा मंडल अग्र। तो वृद्धि पद यहाँ भी आ गया, वृद्धि पद तथा मंडल अग्र को शस्त्र को कुछ उत्तान किए। तो जहां भी कुछ उत्तान करके आएगा ना तो आपको याद रखना है कि उत्तान किए हाथ से पकड़कर अनेक बार उसका आवरण करना चाहिए। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास वृद्धि पद आता है तो को वृंदफल याद रखना है, और वृद्धि पद के और वृंदफल याद रखना, और क्या करना है, किंचित उत्तानेन। मैंने तो बस श्लोक याद किया था, वृद्धि पत्र मंडल अग्र किंचित उत्तानेन। आपसे ये पूछेगा किंचित उत्तानेन मतलब किंचित उत्तानेन कौन से शस्त्र कर्म के लिए है, तो फिर वृद्धि पद और मंडल अग्र के लिए। और उसी तरह जो लेखन कर्म करने के लिए हम शस्त्र को पकड़ेंगे वो भी किंचित उत्तानेन। तो तो उत्तान के लिए क्या क्या है, वृद्धि पत्र, मंडल लगर और लेखन लेखन, ठीक है। और वृद्धि पत्र और भेदन कैसे करना, वृंदफल साधारण। मतलब ऐसे ही याद करिए, वृंदफल साधारण, वृद्धि पत्र और भेदन, और किंचित उत्तानेन, वृद्धि पत्र, मंडल लगर और लेखन के लिए। फिर वृंत अग्रे विश्रावन, मतलब वृंत के अग्रभाग में विश्रावन के लिए क्या करना है, वृंत के अग्रभाग पर पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक वृंताग्रे विश्रावन, आपसे पूछेगा कि विश्रावन के लिए कहाँ से पकड़ना है, तो वृंताग्रे मतलब वृंत के आगे भाग पे। फिर क्या कह रहा है, हिंदी में देखते हैं, विशेष तथा बालक, वृद्ध, कोमलंग, डरपोक और स्त्रियों के लिए तथा राजा और राजपुत्रों के विश्रावन कर्म के लिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मान लीजिए कोई डरपोक है, बच्चा है या फिर स्त्री है, तो उसमें विश्रावन के लिए ना त्रिकुर्चक शस्त्र से करे। मतलब त्रिकुर्चक यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे हमने देखा था ना, ये मैंने बोला था ना यहाँ पे कि जो शस्त्र क्रम है इसका काम क्या था, सूची आटिमुख, शारीरमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, इसका काम क्या है, विश्रावन के लिए। लेकिन अगर विश्रावन में भी किसका विश्रावन करना है, किसका करना है, बच्चे का करना है, डरपोक आदमी का करना है, कोमल अंग का करना है, तो उसको किस से करना है, त्रिकुर्चक शस्त्र से करना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि बालकों में जो विश्रावन करना है वो कौन से शस्त्र से करना है, तो आपको याद रखना है त्रिकुर्चक से। अभी यहाँ पे जो चीज आया था जैसे वृद्धि पथ वाला, ये कहाँ से पकड़ना है इसके बारे में बोला गया था, और यहाँ पे अचानक इन्होंने बोल दिया कि जो बच्चे हैं उनमें किससे करना है। फिर क्या है, व्रीहिमुख, जैसे व्रीहिमुख अंतर्मुख आया था ना, तो व्रीहिमुख, व्रीहि का मतलब क्या होता है, बड़ा, मुख का मतलब क्या होता है, मुख। तो क्या करिएगा, मुख को क्या करते हैं, जब बड़ा मुंह होता है तो जैसे मान लो आपको जमाई आती है तो क्या करते हैं, जमाई आती है तो हस्त हाथ को लेकर उसे मुंह पे रखते हैं ना, तो वही याद रखिए कि व्रीहिमुख, व्रीहिमुख को क्या करना, हस्तस्थल, हस्ततल में ढक कर। जैसे मान लीजिए जब आप जमाई आती है तो क्या होता है, बड़ा मुंह हो जाता है ना, व्रीहिमुख हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हथेली को लेते हैं और मुंह ढक लेते हैं मुंह को। तो वही ऐसे हिंट करके याद रखिए कि व्रीहि मुख शस्त्र के वृंद भाग को हस्त तल में ढककर अंगुष्ठ तथा प्रदर्शनी उंगली से उसे पकड़ना चाहिए। तो व्रीहि मुख का सब आप इतना लाइन याद कर लीजिए, बड़ा मुख और हस्ततल, इतना काफी है। बाकी अंगुष्ठ और प्रदर्शनी उंगली से उसे पकड़ना चाहिए, सब तो वैसे ही अंगुष्ठे ही पकड़ रहे हैं। तो ये हमारा चार हो गया। अगला अब आगे क्या कह रहा है, कुट, कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर। अब कुठारिका के बारे में देखिए, कुठारिका को ना, कुठारिका में दोनों हाथ का यूज करना है, कुठारिका में दोनों हाथ का यूज करना है। कुठारिका को वाम हाथ से पकड़कर दक्षिण हाथ की मध्यम उंगली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिर पर ठोकनी चाहिए। तो कुठारिका में आप याद रखिएगा कि दोनों हाथ से पकड़ना है, वाम हाथ और अब कैसे क्या करना है ये नहीं, इसमें जहां पे दोनों हाथ आ जाएगा तो आप याद रखिएगा कि यहाँ कुठारिका है। फिर क्या है,
आरा करपत्र और एसनी को मूल भाग में पकड़े। जैसे आरा क्या होता है, आपने देखा आरा ऐसा जो ऐसा होता है जो चीरा लगाते हैं वैसा होता है, तो इसको कहाँ पकड़ते हैं, नीचे से पकड़ते हैं ना, लकड़ी जैसे काटते हैं उसको आरा कहते हैं ना। तो आरा करपत और एसनी को कहाँ पकड़ना, मूल भाग में पकड़े, मतलब नीचे से पकड़ रहे हैं। और शेष शस्त्र को शस्त्र क्रम की सुविधा के अनुसार जो जहां बताया गया वहां पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे 4-5 प्रकार के शस्त्र कैसे पकड़ना ये बताया गया है। तो ज्यादातर विधि पत्र के बारे में है, तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। जो विधि पत्र है और जो भी वेदक कार्य के लिए हम जो शस्त्र को पकड़ेंगे वो कहाँ पकड़ेंगे, वृंत और फल के संयोग स्थान पर। उसी तरह फिर वृद्धि पत्र, मंडल अग्र और लेखन कर्म के लिए अगर हमें प्रोसीजर करना है तो उस समय शस्त्र कर्म के लिए शस्त्र कहाँ से पकड़ेंगे, उत्तान कुछ उठाकर। फिर क्या कह रहा है, विश्रावण करने के लिए हमें पकड़ना है तो वृंत के अग्रभाग है, वृंत आग्रे विश्रावण, ऐसे याद कीजिएगा। और बालक में, बच्चों, बालक में, बूढ़ों में, डरपोक में, स्त्रियों में, या राजा के सम पुत्र हैं उसमें अगर हमें विश्रावण करना है तो त्रिकुर्चक से करेंगे। फिर क्या करें, ब्रीही मुख, तो मैंने बोला ब्रीही मुख, मान लीजिए मुंह, ब्रीही मतलब बड़ा, मुख मतलब मुंह बड़ा हो रहा है, तो क्या करना है, हाथ हस्तल में ढककर, मतलब मुंह को ढकते हैं ना हस्तल से, वैसे ही इसको हस्तल से ढककर करना है। फिर कुठारिका में क्या बोला मैंने, दोनों हाथ का यूज करना है, वाम और दक्षिण आ गया। फिर आरा करपत और एसनी, आरा करपत एसनी को क्या करना है, मूल भाग में पकड़ना, और बाकी शस्त्र क्रम के लिए जो भी शस्त्र पकड़ना हमें अपने योग्य, मतलब जैसे जो भी हमारा दिमाग लेगा वैसे पकड़ लेना है, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको 2-4 बार देखिएगा। श्लोक मतलब एक एक पॉइंट याद कीजिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कहाँ है वृद्धि, कहाँ है फल, कहाँ है ये, आप बस ये याद रखिए कि हाँ वृद्धि है तो वृद्ध फल, ऐसे याद रखिएगा। ये थोड़ा रटने वाली चीज हो गई है। फिर ये लाइन श्लोक छोड़ दीजिए। अब क्या कह रहे हैं इसका याद रखिए, एक सेकेंड। फिर क्या कि उनमें नक्शस्त्र आया था ना, नक्शस्त्र आया था ना, VNMUA नक्शस्त्र आया था, तो नक्शस्त्र इसने 8 अंगुल के होते, तो आप लिख लीजिए न ए, न और ए, नए, तो कितना हो गया नए, 8 अंगुल। नए कितना लंबाई होती है, 8 अंगुल की होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नक्शस्त्र और ऐसन कितने अंगुल के होते हैं, तो 8 अंगुल के होते हैं। फिर सूचियों का व्याख्यान आगे किया जाएगा। मुद्रिका, मुद्रिका तो नए 8, मुद्रिका उंगली के अग्रिम पर्व के बराबर होता है। तो मुद्रिका जो बोला गया, जो मुद्रिका आया था यहाँ पे VNMU में आया था ना, इसी में आया था VNMU, वृद्धिपथ नक्षत्र मुद्रिका। इसके बारे में क्या बोला गया, प्रदेशनी उंगली के अंग पर, जो आगे वाला प्रदेशनी जो उंगली है, जो हमारी तर्जनी वाली उंगली है, उसके आगे वाला जो ज्वाइंट्स है उसका जितना मोटाई है उसके बराबर होता है। तो आप ये भी, जैसे नए आपने 8 अंगुल लिखा है तो मुद्रिका के सामने लिखेगा अंगुली के अंग, कौन से उंगली के, प्रदेशनी उंगली के अग्रिम पर्व, मतलब जो मोटापा उसके बराबर होता है। फिर शरीरी मुख कितना लंबा होता है, शरीरी मुख 10 अंगुल प्रमाण का होता है। तो नए 8 हो गया, फिर बगल में शरीर लिख लीजिएगा, शरीर कितना, तो 10 अंगुल, शरीर में कितना है, 10 अंगुल प्रमाण का होता है। और उसे कर्तरी कहते हैं। किसको कर्तरी कह रहे हैं, शरीर मुख को कर्तरी भी कहते हैं। ये यहाँ पे आया, पूछा जाता है कि कौन से यंत्र, कौन से शस्त्र को अंतर्मुख, शारीरिक मुख, सूची कुश, अटिमुख, कौन से शस्त्र को कैंची कहते हैं या कर्तरी कहते हैं, तो वो क्या है, शरीरी मुख, और उसका लंबाई कितना होता है, 10 अंगुल। बाकी शेष अस्त्र, अस्त्र जो भी शस्त्र है उसको 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। तो यहाँ पे दो तीन मतलब 3-4 जो शस्त्र है उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई बोला गया, बाकी सबको बोला गया है कि 6 अंगुल का है। जैसे जैसे इसमें मंडल अगर के बारे में नहीं आया तो वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6 अंगुल होनी चाहिए। फिर वृद्धि पद के बारे में नहीं आया तो 6 अंगुल। नक्श शस्त्र की लंबाई 8 अंगुल, एसन की लंबाई जो है 8 अंगुल, शारीरिक मुख की लंबाई जो है 10 अंगुल, और मुद्रिका कैसी होनी चाहिए, प्रदेशनी के अंगुली के क्या है, अग्रिम पर, मतलब आगे वाले भाग में। ये श्लोक आया हुआ पर, ये श्लोक कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मुद्रिका शस्त्र है उसकी लंबाई कैसे होनी चाहिए। तो आप ये लाइन याद रखिएगा, प्रदेशनी उंगली के अग्र पर्व के बराबर। ठीक है, बाकी जो है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा, आपसे कोई भी यहाँ पे नहीं मेंशन है और आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे कुठारिका की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना 6 अंगुल, क्योंकि इसके अलावा जो भी है सब शेष 6 अंगुल है। देखिए बहुत इसमें ना सुश्रुत ऐसा होता है ना, जो सुन पढ़ने में तुरंत तुरंत याद हो जाता है, लेकिन फिर ना भूलते जाते हैं हम। हेलो, आवाज आ रही है?
सर जी आ रही सर, है। आवाज आ रही है सर। ठीक है, डॉक्टर अंजलि ने जिस बुक से फोटो डाला है फोटो आप देख लीजिएगा। उनका शायद बुक कोई और है, उसमें उन्होंने अच्छे से फोटो डाला है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। वृंद किसको बोला गया, इसको कहाँ बोला गया है। बट पूछा नहीं जाएगा, बस ध्यान रखिएगा कि हाँ किसको हिंट करके याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया, पहले क्या देखा, शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं और किसका क्या यूज है, और तीसरा हमने देखा था कि हाँ किसको कहाँ से पकड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने देखा था किसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। फिर अब क्या है, शस्त्रों के, ये क्या बोले, शस्त्रों के गुण है ये। अब शस्त्र के गुण कितने हैं लिख लीजिए। शस्त्र के गुण, दोष और कर्म, जैसे आपने यंत्र के लिखे थे। शस्त्र के लिखा आपने, शस्त्र के गुण दोष कर्म 6 8 8। लिख लिया। तो शस्त्र के जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, वहां पे लिखा था ना यंत्र में डीआरजी लिखा था ना। अब शस्त्र के देखिए गुण में क्या क्या है, सुग्राहिणी सुलोहानी सुधारिणी सुरूपानी। वहां पे क्या था, डीआरजी सुग्राहिणी सुरूपानी और सुग्राहिणी। डीआरजी वहां पे था ना यंत्र में, सुदृढ़ानी सुरूपानी और सुग्राहिणी था। वैसे यहाँ पे क्या, सुग्राहिणी सुलोहानी सुधारणी सुरूपानी सुसमाहित और मुखाग्र। तो यहाँ पे भी 6 हैं। आप 6 बस याद रखिए, सबका याद रखना मुश्किल है। तो बस आप याद रखिए कि 6 होते हैं। शस्त्र के गुण 6 हैं, दोष 8 है और कर्म 8 है। अभी दोष और कर्म आगे आएंगे। ये फिर आया, अब इसके बाद आया ये शस्त्र के दोष। इनमें वक्र कुंठ कंड खर अति स्थूल अति तुक्ष अति दीर्घ अति ह्रस्व इति अष्टो शस्त्र दोषा। सॉरी। तो इसमें 8 जो शस्त्र हैं, शस्त्र के 8 दोष हैं। क्या क्या है, वक्र कुंठ खंड खर अति स्थूल अति तुक्ष अति दीर्घ। आप सब नाम याद मत रखिए, शस्त्र के गुण दोष कर्म याद रखिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इन दोषों से विपरीत गुण वाले शस्त्रों को ग्रहण करें, किंतु करपत्र खर धार वाला ही अस्थि छेदन में उपयुक्त होता है। देखिए, यहाँ बोला गया जो खर धार वाला होता है ना, जिसका धार बहुत रुखा होता है, उसको यूज नहीं करना चाहिए, वो दोष, अब वो दोष वाला है। लेकिन अगर करपत्र की बात की जाए तो करपत्र कैसा यूज करना चाहिए, खर धार वाला यूज करना चाहिए। किसका आवाज आ रहा है माइक से। कौन? ठीक है, देखिए जो कर पत्थर है खरधार वाले ही यूज करना है, और किसमें, अस्थि छेदन में। तो यहाँ पे बाकी तो बोला गया खरधार वाले को, तो आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें से कौन सा जो है वो दोष, आपसे जरूर ये पूछ देंगे कि खरधार वाला कौन सा शस्त्र यूज कर सकते हैं, तो कर पत्र। इसमें ये चैप्टर, जितने भी चैप्टर में श्लोक है ना, सब इंपॉर्टेंट है, सब में से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसमें क्या है, इनमें भेदन कर्म करने वाले शस्त्र की धारा मसूर के समान होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा भेमा, मतलब भेदन जो अगर करना है किसी का, तो उसकी जो धारा होती है कैसी होती है, मसूर के समान। भेमा याद कर लीजिएगा। और लेखन कर्म में कैसा होता है, अर्ध मासूरी। तो भेमा मतलब भेदन के साथ क्या है, मसूर के समान। और लेखन कर्म के लिए अगर करना है तो अर्ध मासूरी, ठीक है, आधे मसूर के समान। फिर वेधन तथा विश्रावण कर्म करने के लिए शस्त्र की धारा केसकी के समान होती है, और छेदन कर्म करने वालों की धारा अर्ध केसकी के समान होती है। चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भीमा याद कीजिएगा, भेदन के लिए मसूरी। फिर भेद के बाद फिर लेखन है, तो भेल भी याद कर लग सकते हैं, तो याद होगा कि भेदन के बाद लेखन है। तो लेखन के लिए कितना है, अर्ध मासूरी। फिर उसी तरह वेदन और विश्रावण के लिए कैस्की की तरह, और छेदन के लिए अर्ध कैस्की की तरह होना चाहिए धारा। भेमा, भेमा के बाद फिर भेल याद कर लीजिए कि भेल का मतलब भे से भेदन, और फिर ल का मतलब लेखन आया इसके बाद। तो मासूरी अर्ध मासूरी, वेदन और विश्रावण के लिए कैस्की, और छेदन के लिए अर्ध कैस्की। वडीस और दंत सकू ये दोनों शस्त्र अर भाग में मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या करें, जो वडीस होता है और दंत शंकु होते हैं वो कैसा होते हैं, वडीस और दंत शंकु ऐसे अगर भाग में ना मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। तीखे कांटों के समान मुख वाले, यव के नमून उत्पन्न के समान मुख वाले, और केंचुए के समान
तीन प्रकार की। तो ऐसनी के बारे में बोला गया है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि जो बर्डिस और दंतशंकु क्या कह रहा है, अग्रे उत्तान अग्रे, मतलब बर्डिस और दंतशंकु आगे की ओर मुड़े हुए हैं। और ऐसनी के प्रकार यहाँ पे आ गया। ऐसनी कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसनी के कितने प्रकार है। तो ऐसनी के प्रकार जो है वो तीन है, सुश्रुत के अनुसार, और चरक के अनुसार दो है। ऐसनी कितने प्रकार है, तीन। लिख लीजिएगा, सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार दो हैं। जबकि चरक ने ऐसन कर्म शास्त्र कर्म में नहीं माना है, लेकिन ऐसन प्रोसीजर बताया है। जब आप वर्ण अध्याय देखेंगे तो वहां पे आया है, और वहां पे बताया है कि ऐसन दो प्रकार का होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसनी या ऐसन कितने प्रकार के अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो आप तीन याद रखिएगा, और चरक के अनुसार दो, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। फिर क्या है, तो तीन प्रकार के जो ऐसन है वो क्या क्या है। तीक्ष्ण कंटक एक होगा, दूसरा प्रथम यव, जो नया नया जो यव आता है उसके समान, और क्या है तीसरा, क्या है गंडुक पद आकार मुखी। तो ये तीन प्रकार के यंत्र है, तीक्ष्ण कंटक की तरह, दूसरा है प्रथम यव पत्र की तरह, और तीसरा केंचुए के समान आकार वाली। तो ये तीन प्रकार के ऐसन है। अब क्या कह रहा है, शस्त्रों की धारा को तेज करने के लिए उरद के रंग की खुरदरी शिला होती है, पत्थर होता है। तो ये भी आता है निशानार्थ। तेषाम निशानार्थ, निशानार्थ का मतलब क्या होता है कि उसको धारा को तेज करना, मतलब उसके धार को तेज करना है। ठीक है। तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, जो शिला होता है कैसा होना चाहिए, उरद उरद के वर्ण का आकार का होना चाहिए। और फिर क्या करा, शस्त्र की धारा को स्थिर रखने के लिए सेमल के वृक्ष के फलक का उपयोग में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो शस्त्र की धारा को तेज करना है, तो उसके लिए जो वो होता है, शिला जो होता है, पत्थर जो होता है, वो कैसा होता है, कैसा होता है, मांस वर्ण की होती है। और फिर क्या करा, शस्त्रों की धारा को स्थिर रखना, मतलब मान लीजिए बार बार धारा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो उसको स्थिर रखना तो क्या करना, सालमली फल फलक का यूज करना है। तो धारा स्थापनार्थ सालमली फल का यूज करना है। और निशानार्थ कैसा होना चाहिए, मांस वर्ण का होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना ज्यादा डीपली ये मतलब घुस जा रहे हैं इस चैप्टर में। और सबसे क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि कोई किसी न किसी पेपर में आया है इस चैप्टर से, कुछ ना कुछ तो आता है। जैसे ये भी आया था कि धारा जैसे भेदन के लिए कैसा मासूरी है, लेखन के लिए अर्ध मासूरी है। फिर ये भी आया कि निशाना जो मतलब मान लीजिए धारा को तेज करना है तो कैसा वर्ण होना चाहिए, तो मास वर्ण होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आ, खुरदुरी, तो ये सलक्षण है। सलक्षण मतलब खुरदुर असलक्षण होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब इन्होंने सलक्षण लिखा है, लेकिन श्लोक में खुरदुरा होना चाहिए बस, क्योंकि कोई चीज जब तेज करनी हो तो वो खुरदुरे चीज से होती है। तो आप वो याद न रखिए, ये याद रखिए कि मास वर्ण होती है, उड़द के समान के वर्ण की होती है, और स्थापन के लिए हमें सालमली फलक का यूज करना है। ठीक है। जब निशातनी पर घिसा हुआ शस्त्र, अब क्या करा, जब निशातनी पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए, जैसा कि नाई अपने पांव या हाथों के बालों पे धार दिए छुरी के बाल काटने के पहले परीक्षा कर लेते हैं। मान लीजिए कि निशानी में धारा को तेज किया है, तो उसको अब तेज करने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि वो रोम जैसे जैसे हेयर्स हैं उसको काट रहे हैं। तो फिर क्या कह रहा है, तथा सुशासित हो उसे शास्त्र प्रमाण से हाथ में धारण पश्चात, मतलब कह रहा है कि अगर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमने शस्त्र धारा तेज बनाई है कि वो तेज हो चुका है, उसका धार तेज हो रहा है, उसका पहचानने का निशानी यही है कि रोम काट के देखिए, अगर उसे रोम कट जा रहा है तो डेट मीन्स कि वो प्रॉपरली उसमें तेजपन आ गया है। इस तरह से ये भी श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या करें, अनुशस्त्र, अनुशस्त्र यहाँ पे आ गया, जैसे अभी शस्त्र था ना उसी तरह अनुशस्त्र आया है। तो अनुशस्त्र में क्या क्या है, बांस की छाल है, स्फटिक है। अनुशस्त्र त्वग सार स्फटिक कांच कुरुविंद जलौका अग्नि क्षार। देखिए जलौका यहाँ पे अनुशस्त्र के बारे में बोला गया है। अनुशस्त्र में जनों का ही श्रेष्ठ होता है ना शायद। हाँ, अनुशस्त्राणाम जलौका श्रेष्ठम। ठीक है। तो अनुशस्त्र प्रधान जलौका है। और ये एक लाइन लिखिएगा, अनुशस्त्र, अनुशस्त्र में प्रधान जलौका चरक ने बोला है, और अनुशस्त्र में प्रधान क्षार सुश्रुत ने बोला है। क्या लिख रहे हैं आप लोग, सर अनुशास्त्र में प्रधान जलों का, चरक ने बोला है। अच्छा चरक ने बोला है। और अनुशस्त्र में प्रधान, आपने अभी वो देखा ना, अग्र प्रकरण देखा था सूत्र चरक के सूत्र स्थान में, उसमें आया था अनुशस्त्राणाम प्रधानम जलोका। ठीक है।
लेकिन अनुशास्त्र में प्रधान सुश्रुत ने क्षार कर्म को बोला है। अभी क्षार का चैप्टर आगे आएगा, वहां पे आएगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, जलौका क्या एक अनुशास्त्र है। बाकी क्या है, अग्नि, क्षार, नख, गोजी, शेफालिका, शाकपत्र, करवीर, ये सब है। ठीक है, बाकी अनुशास्त्र का जैसे कुछ कुछ काम लिखा गया है, जैसे बालकों के लिए तथा शस्त्रों, जो बाल, किसका माइक तेज चल रहा है? ठीक है, बालकों के लिए तथा शस्त्रों से डरने, मान लीजिए कोई बच्चा है या जो शस्त्र से डरता है, तो उसमें आप शस्त्र क्रम, वो सब में शस्त्र क्रम नहीं करेंगे। जैसे त्रिकुर्चक तो बोल दिया है कि चलो त्रिकुर्चक यूज करना है विश्रावन के लिए, लेकिन फिर भी वो ड्रामा कर रहा है कि नहीं करना है। तो शस्त्र, जो शस्त्र नहीं, जिसमें शस्त्र क्रम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अनुशस्त्र यूज कर सकते हैं। तो जैसे जलोका क्या है, वो भी अनुशस्त्र है। तो उसमें क्या है, बालकों के लिए तथा शस्त्रों से डरने वाले पुरुषों के लिए। और जब संयोगवश पास में कोई शस्त्र ना हो, मान लीजिए कि आपके पास कोई शस्त्र नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो उसमें छेदन और भेदन करना है, तो त्वक सारादि, जो यहाँ पे आया ना, त्वक सारादि, त्वक सारादि चतुर्भग, तो इसका यूज करना है। त्वक है, त्वक सारादि में क्या है, क्या वंश है, स्फटिक है, कांच है, कुरुविंद है, जो यहाँ पे आया था। त्वक सार, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, ये जो 4-5 चीज है, इसका यूज करना है बच्चों में। और जो डरपोक व्यक्ति है, जो मना, जिसमें शस्त्र कम नहीं कर सकते हैं, इसका यूज किस में कर सकते हैं, छेदन और भेदन में। फिर क्या कह रहा है, आहरण, छेदन, भेदन तथा अन्य शस्त्र शास्त्रों के लिए कि नाखून, जैसे आहरण करना, छेदन करना, भेदन करना और अन्य छोटे 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 मोटे काम करने हैं, तो उसके लिए आप नाखून का भी यूज कर सकते हैं। अनुशस्त्र, नाखून आया ना यहाँ पे। कितने 5 चीज आए थे ना अनुशस्त्र और उपयंत्र में, क्या क्या आया था विशाल? नख, अंगुली, शास्त्र, बाल, अग्नि, हार, हाँ, ठीक है। क्षार, तो वाग, ये देखिए आ गया, अग्नि। उंगली आ गया ना यहाँ पे, इसमें भी आ गया, अनुशस्त्र में भी आ गया। तो उसका काम किस क्या है, आरण में है, छेदन में है, भेदन में है, और कोई भी छोटे मोटे कार्य के लिए। फिर क्षार, अग्नि और जलौका के प्रयोग की विधि के बारे में आगे कहे जाएंगे। जो रोग मुख में उत्पन्न होते उनका तथा नेत्र के वर्त में होने वाले रोगों का विश्रावन। जो मान लीजिए रोग मुख में उत्पन्न हो रहे हैं और मान लीजिए नेत्र में हो रहे हैं, तो उसके अगर उसमें विश्रावन करना है, तो उसमें गोजी, शेफालिका और साग के पत्रों का यूज करना चाहिए। इसके जो गोजी और शेफालिका का जो पत्र का जो वो होता है ना, एज बहुत शार्प होता है, उसे हाथ भी छिल जाता है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। शेफालिका किसको कहते हैं पता है, निर्गुंडी को। Cephalic निर्गुंडी निगुंडो। ठीक है, तो गोजी, शेफालिका और शाक पत्र का यूज किसमें करना है, मुख में और जो नेत्र में यूज करना है। एशन, एस कर में एशनी का प्रयोग तथा एशनी के अभाव में, अगर मान लीजिए एशनी नहीं मिला, तो क्या कीजिएगा, बाल, उंगली और अंकुरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। बस नहीं आया क्वेश्चन, मैंने तो नहीं देखा है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन, मैंने ज्यादा नहीं फोकस किया। लेकिन आप एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले जितने श्लोक थे सब इंपॉर्टेंट थे। फिर क्या कह रहा है, बुद्धिमान वैद्य इन शास्त्रों को शुद्ध सकायास, मतलब कि तीक्ष्ण आयास फौलाद से कर्ण प्राप्त कर्म को भी, मतलब ऐसे लोहार से बनवाना चाहिए, ऐसा बोला लास्ट में। तो मतलब जो भी कुशल, जो वो होते हैं, लोहार होते हैं, उनसे बोला गया ये शस्त्र कर्म को बनाने के लिए, ठीक है। शस्त्र, अनुशस्त्र, यंत्र, अनुयंत्र आदि के प्रयोग को भली भांति जानने वाले वैद्य को सदा शस्त्र कर्म में या रोगी को ठीक करने में सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा शस्त्र ग्रहण करने में परिचय करना चाहिए। ये भी लाइन, इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए। बाकी ऊपर जितने भी श्लोक आए हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ, किसी धार को कैसे तेज करना है, और मतलब उसको स्थापन, मतलब धार को परमानेंट बहुत दिनों तक बनाए रखना है, तो उसमें सालमली पन्ना सर का यूज करना एक है। चीज छूट गया है सर। कौन सा श्लोक छूटा है, कुछ छूटा है क्या? हाँ, चारुदत्त फाइना तेल विधि, पायना वाला सर। क्या? चारुदत्त फाइना तेल वाला विधि, सर। पायना, फाइना विधि। अच्छा, पायना पाइना भी नहीं, छूटा। पाइना छूट गया है ना, पाइना हम्म, हाँ ये रहा, ये सॉरी भाई, मैं कह रहा हूँ, सॉरी। ये 3 प्रकार के पाइना होते हैं। पाइना का क्या यूज होता है, शस्त्र को तेज करने के लिए, मतलब अब ये आपसे ये देखिए, इसमें धार को तेज करना था, है दोनों सेम ही चीज। अब यहाँ पे कह रहा है शस्त्र को तेज करने के लिए पाइना, उसको क्या बोलते हैं, पाइना बोलते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्षार, उदक और तेल। तो ये क्या है, पूछा गया है कि पाइना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, क्षार, उदक और तेल। तत्र क्षार, अब क्षार, क्षार से किसको पाइना, तत्र क्षार, ये क्षार, उदक
और तेल ऐसे 3 प्रकार की होती है, देख लिया हमने। क्षार पाई शस्त्र के शल्य को निकालने तथा अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। अब कह रहा है कि जो क्षार से हम निकाल रहे हैं, क्षार पाई शस्त्र, उसका काम क्या करना है? उसका काम है अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है और वाण के शल्य को निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि क्षार पाई जो शस्त्र है वो कहाँ के व्रण को निकालने के लिए यूज हो रहा है? तो वाण के शल्य को निकालने के लिए और अस्थि छेदन में प्रयुक्त किया गया है। तो आप श्लोक याद कर लीजिए। क्षार पाइत, श्लोक नहीं याद कीजिए, बस श्लोक को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि याद रहे कि क्षार पाइत सर शल्य अस्थि छेदनेषु। फिर उदक, जो जल जिससे जल में जिसका पायना कर रहे हैं, उदक पाइत, उदक वाला किसमें? मांस में, मांस के छेदन भेदन और पाटन कर्म में प्रयुक्त करना चाहिए। और तेल पाई शस्त्र को सिराओं के भेदन कर्म तथा स्नायु छेदन कर्म में प्रयुक्त करें। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रकार के पायना होते हैं, क्षार, उदक और तेल। तो क्षार का प्रयोग जो शस्त्र उसका किसमें करना है? सर और अस्थि छेदन में निकालने के लिए। क्या? किसी का माइक ऑन है। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पाइना जो क्या है? शस्त्र को तेज करने के लिए इन्हें गर्म कर क्षार, जल और तेल में डुबाते हैं, ठीक है। तो जो क्षार में डुबाएंगे तो उसका यूज किसमें है? शर, मतलब जो बाण के शल्य को निकालने तथा अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। उसी तरह मांस में अगर मान लीजिए छेदन भेदन और पाटन कर्म करना है तो उसमें क्या करेंगे? उदक पाइत शस्त्र का यूज करेंगे। और मान लीजिए कि तेल पाइत का कहाँ यूज करेंगे? जो सिरा है हमारे में, जो हमारे वेन्स है, वहां पे वेदन कर्म करना है और स्नायु छेदन करना है, तो वहां पे हम तेल पाइत शस्त्र का यूज करेंगे, ठीक है। ये श्लोक छूट गया था। बाकी देखिए ये चैप्टर मतलब है, ज्यादा श्लोक नहीं है, 20 ही श्लोक है, लेकिन 20 श्लोक में आप मान के चलिए 15 श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट है। श्लोक आपसे नहीं पूछा जाए, आपसे हिंदी में ही पूछा जाएगा या श्लोक का एक लाइन लिख दिया जाएगा और बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। चैप्टर को मैंने पहले ही बोल दिया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा ना, आज तो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, लेकिन आप 10 दिन बाद फिर से पढ़िएगा तो आप भूल जाएगा। तो इसको 2-3 बार 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 पढ़ते रहना इस चैप्टर से, इस चैप्टर और साथ में चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे, ठीक है।